नमस्कार। चलिए आज भौतिकी के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं, ऊष्मा। ये हमारे चारों ओर है ना? पर ये असल में काम कैसे करती है? आइए पता लगाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम ऊष्मा और तापमान के बेसिक बातों से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि इसे मापा कैसे जाता है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है, और आखिर में ऊष्मा गतिकी के कुछ बहुत जरूरी नियमों पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये ऊष्मा है क्या और ऊर्जा से इसका क्या लेना देना है? तो देखिए, ऊष्मा का मतलब सिर्फ गर्म होना नहीं है। असल में ये ऊर्जा का एक रूप है जो हमेशा एक गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ बहती है। ये हमेशा चलती रहती है, मतलब ट्रांसफर होती रहती है। और हाँ, किसी चीज में कितनी ऊष्मा है ये उसके वजन यानी द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। ये एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है कि आप मैकेनिकल काम को गर्मी में बदल सकते हैं। सोचिए, जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो हम काम कर रहे हैं और उससे गर्मी पैदा हो रही है। ये जो फॉर्मूला है ना, W = JQ, ये हमें बताता है कि इन दोनों के बीच एक पक्का गणितीय रिश्ता है। और ये रहा वो मैजिक नंबर 4.186। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर 4.186 जूल का मैकेनिकल काम किया जाए तो ठीक 1 कैलोरी गर्मी पैदा होगी। एकदम पक्का हिसाब है, ये प्रकृति का एक फिक्स नियम है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ऊष्मा क्या है, तो सवाल उठता है कि भाई इसे मापते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास कैलोरी से लेकर के केल्विन तक कई अलग अलग पैमाने हैं। ऊष्मा को मापने के कई तरीके हैं। देखिए, ऐसा यूनिट तो जूल है, लेकिन हम कैलोरी के बारे में भी बहुत सुनते हैं, खासतौर पर जब पानी को गर्म करने की बात आती है। और हाँ, ब्रिटिश थर्मल यूनिट जैसी कुछ पुरानी इकाइयां भी हैं। ये टेबल तापमान मापने के अलग अलग पैमानों को बहुत अच्छे से समझाती है। एक बात पर गौर कीजिए, सेल्सियस और केल्विन दोनों में 100 डिविजन्स होते हैं। वही फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच 180 डिविजन्स होते हैं। अब एक ऐसे तापमान के बारे में सोचिए जिससे ज्यादा ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता, बस वो आखिरी हद है। इसी को कहते हैं परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो। ये वो पॉइंट है जहां माना जाता है कि अणुओं की सारी हलचल थम जाती है। अरे वाह, ये तो एक मजेदार फैक्ट है। हम जो क्लिनिकल थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं ना, उसका आविष्कार सर थॉमस क्लिफर्ड ऑल्बर्ट ने किया था। और इसकी रेंज भी खास तौर पर इंसानी शरीर के तापमान के लिए ही बनाई गई है। तो अब हम ऊष्मा को माप सकते हैं। चलिए अब ये पता लगाते हैं कि ऊष्मा चीजों पर क्या असर डालती है और ये एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। कभी सोचा है कि धूप में रेत पानी से ज्यादा जल्दी गर्म क्यों हो जाती है? इसका जवाब छिपा है विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट में। ये हमें बताती है कि किसी चीज का तापमान बढ़ाने के लिए कितनी ज्यादा गर्मी चाहिए। पानी की एक बहुत ही खास बात है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये बहुत सारी गर्मी अपने अंदर सोख सकता है और फिर धीरे धीरे ठंडा होता है। इसी वजह से तो गर्म पानी की थैलियों में इसका इस्तेमाल होता है। पानी का बर्ताव ना बड़ा ही अजीब है। जब ये 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो ये सबसे भारी हो जाता है। इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से तो सर्दियों में झीलें ऊपर से जम जाती हैं, लेकिन नीचे का पानी तरल ही रहता है और मछलियां जिंदा रह पाती हैं। कमाल है ना? तो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह 3 तरीकों से सफर करती है। पहला है चालन, जैसे गर्म चाय में चम्मच का हैंडल गर्म हो जाना। दूसरा है संवहन, जैसे पानी का उबलना। और तीसरा है विकिरण, जैसे सूरज से हम तक गर्मी का पहुंचना, जिसके लिए किसी माध्यम की भी जरूरत नहीं होती। चलिए अब विकिरण यानी रेडिएशन और उन नियमों के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं जो ये तय करते हैं कि चीजें ठंडी कैसे होती हैं। किरचॉफ का नियम एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कहता है, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। मतलब जो चीजें गर्मी को अच्छे से सोखती हैं वो उसे अच्छे से बाहर भी निकालती हैं। इसीलिए तो गर्मियों में गहरे रंग के कपड़े ज्यादा गर्म लगते हैं। स्टीफन का नियम तो बहुत ही पावरफुल है। ये कहता है कि किसी चीज से निकलने वाली ऊर्जा उसके तापमान की चौथी पावर के बराबर होती है। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज का तापमान 2 गुना कर दिया जाए तो वो 16 गुना ज्यादा ऊर्जा बाहर फेंकेगी। जरा सोचिए। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर। ये इस बारे में है कि कैसे ऊष्मा पदार्थ की अवस्था बदल देती है, मतलब ठोस से तरल और तरल से गैस। यह है गुप्त ऊष्मा या छिपी हुई ऊष्मा का कॉन्सेप्ट। देखिए,
जब बर्फ पिघलती है तो उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, लेकिन उसे पिघलाने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा देनी पड़ती है। और पानी को भाप में बदलने के लिए तो सोचिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम ऊष्मा लगती है। तो अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, 100 डिग्री सेल्सियस की भाप 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से ज्यादा क्यों जलाती है? इसका जवाब उसी छिपी हुई गुप्त ऊष्मा में है जिसके बारे में हमने अभी-अभी बात की। और अब हम आ गए हैं ऊष्मागतिकी के सबसे बड़े और बुनियादी नियमों पर। ये वो नियम हैं जो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा कैसे काम करती है ये तय करते हैं। ये 2 नियम ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। पहला नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, बस उसका रूप बदल सकते हैं। और दूसरा नियम हमें बताता है कि ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ही बहती है, कभी अपने आप उल्टी नहीं बह सकती। और आखिर में एक बड़ा सवाल, अगर ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ही ये तय करता है कि ऊष्मा किस दिशा में बहेगी, जो हमें एक तरह से समय का तीर दिखाता है, तो क्या यह हमें ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में भी कुछ बता सकता है? सोचने वाली बात है,